बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अनाच्छादन। अनाच्छादन को इंग्लिश में बोलते हैं डेनुडेशन। धरातल पर शैलों को काट छाट घिसने क्षीण बनाने की क्रिया अनाच्छादन कहलाती है। शैल यानी चट्टान है। धरातल यानी कि हमारा ये जो स्थल है, धरातल का भाग है, वहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती है तरह तरह की, उनको काट छाट करने यानी कि छोटा बड़ा करना, घिसना, उसको कमजोर करना, क्षीण बनाने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं अनाच्छादन। मोंकाउस के अनुसार अनाच्छादन में उन सभी साधनों के कार्य सम्मिलित हैं। अनाच्छादन में क्या क्या सम्मिलित है? ऐसे साधन या वो कार्य सम्मिलित हैं जिनसे भूपटल के किसी भाग का पर्याप्त विनाश हुआ हो, अपव्यय हुआ है या हानि होती हो। क्या क्या होता हो? भूपटल का यानी कि हमारे धरातल के किसी भी भाग का पर्याप्त विनाश हुआ हो, है ना? ये को खत्म हुआ हो या अपव्यय हुआ हो, अपव्यय यानी नुकसान हुआ हो या हानि हुई हो। इस उपलब्ध पदार्थ का अन्यत्र निक्षेप होता है। जब कहीं पर विनाश होता है, हानि होती है, धरातल पर जब भी ऐसी कोई क्रिया होती है तो वह एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। वो पदार्थ जब किसी अन्यत्र जाकर यानी कि दूसरे स्थान पर जाकर निक्षेप होता है, निक्षेप से मतलब है जमा होने से। जब वो जमा हो जाता है तथा इससे अवसादी शैलों का निर्माण होता है। जब ये इतनी प्रक्रिया हो जाती है तो उससे कौन सी शैलें बन रही है? अवसादी शैलें बनती है। तो उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनाच्छादन का कार्य हो रहा है। ये किसने बताया है? मॉन्कहाउस ने। अनाच्छादन के दो प्रकार निम्न हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? स्थैतिक और गतिशील। स्टैटिक प्रोसेस, इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिनसे शैलों की अपने ही स्थान पर टूट फूट होती है। इसमें वो क्रियाएं जिसमें शैल अपने ही स्थान पर यानी कि ज्यादा दूर तक फैलाव नहीं होता और अपने ही नजदीक में आपस में टूट फूट होती रहती है उनमें, और वो ढीली पड़ जाती है और उनका चूर्ण बनना शुरू हो जाता है। चूर्ण यानी टूट फूट होते होते वो इतनी बारीक हो जाती है कि चूर्ण के समान हो जाती है। इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को? अपक्षय कहते हैं। जब चट्टानें टूट फूट से ढीली पड़कर चूर्ण जैसी बन जाए तो उस क्रिया को बोल रहे हैं हम अपक्षय यानी कि वेदनिंग। दूसरी जो क्रिया होती है वो गतिशील प्रक्रम होता है यानी कि मोबाइल प्रोसेस। गुरुत्व प्रवाही जल। अब गुरुत्व प्रवाही जल में कौन कौन से आते हैं? एक तो वर्षा, एक नदी, एक भूमिगत जल। कौन कौन से गुरुत्व प्रवाही जल? वर्षा, नदी, भूमिगत जल। पवन, हिमानी लहरें आदि साधन शैलों को तोड़ते फोड़ते हैं। पवन के द्वारा भी शैलें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है और टूटने फूटने का प्रक्रम होता है। हिमानी के द्वारा भी होता है और लहरों के द्वारा भी होता है ना? ये सारे साधन क्या होते हैं? शैलों को तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं तथा अपक्षय पदार्थ को उठाकर अन्यत्र ले जाकर निक्षेपित कर देते हैं। और टूटने फूटने से जो पदार्थ बचता है हमारे सामने, उसको वर्षा के द्वारा, नदी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, पवन, हिमानी या लहरों के द्वारा जो वो अपक्षयित पदार्थ है, जो टूट फूट हुई है, वो सारा पदार्थ उठाकर कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं गतिशील प्रक्रम। इसके बाद एक और टॉपिक है इसी में ही, मृदा निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी कि मृदा निर्माण किस प्रकार होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारक हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। मिट्टियों के निर्माण में 5 प्रमुख कारक का नियंत्रण रहता है। कितने कारक हैं? 5 प्रमुख कारक। किसके लिए? मिट्टियों के निर्माण के लिए। पहला पदार्थ है पैतृक पदार्थ यानी पेरेंट मटेरियल। इसमें मृदा निर्माणकारी पदार्थ का गठन तथा संरचना के अतिरिक्त खनिजी तथा रासायनिक संगठन सम्मिलित है। मृदा निर्माणकारी पदार्थ यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे मृदा का निर्माण होता हो, उसका गठन होता हो और उसकी संरचना का निर्माण होता हो, है ना? तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? मृदा के निर्माणकारी पदार्थ का गठन संरचना के अतिरिक्त खनिज और रासायनिक संगठन भी सम्मिलित होता है। जो हमें खनिज भी प्राप्त होते हैं वो भी है इसमें,
और जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है वो भी इसमें शामिल होता है। किसमें? मिट्टी का जो पैतृक पदार्थ तैयार होता है उसमें। दूसरी कंडीशन है इसमें जलवायु। दूसरा फैक्टर काम करता है मृदा निर्माण में जलवायु। तापमान तथा वर्षा की मात्रा एवं प्रकृति मुख्य है। जलवायु में हम देखते हैं कि जहाँ का तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ मृदा की जो नमी है वो उड़ जाएगी और वहाँ भूरी मतलब सूखी सूखी सी मृदा हमें प्राप्त होगी। वर्षा की मात्रा यदि अच्छी है तो हमें अच्छी ढंग से मिट्टी का फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होगी तो क्या होगा, वहाँ से मिट्टी बहकर अन्यत्र चली जाएगी और कम होगी, लिमिट में होगी, जितनी धरती जमीन को मिट्टी को आवश्यकता है उतनी होगी तो वहाँ अच्छी फसल भी प्राप्त की जा सकती है और मिट्टी उपजाऊ भी बनी रह सकती है। तो जलवायु के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई? तापमान, वर्षा की मात्रा और उसकी प्रकृति। तीसरा टॉपिक है स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी। यह जल के बाह्य तथा आंतरिक अववाह को प्रभावित करती है। कौन कौन सी किसको प्रभावित कर रही है? जल का बाह्य तथा आंतरिक अपवाह। ठीक है। उसके बाद है मृदा बायोटा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मृदा यानी सॉइल और बायोटा यानी बायो। बायो से मतलब है जीव। ठीक है। इसमें वानस्पतिक आवरण तथा मृदा में पाए जाने वाले जीव सम्मिलित है। वानस्पतिक आवरण यानी कि पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे तथा मृदा में पाए जाने वाले जीव। मिट्टी के अंदर भी हमें किसी प्रकार के जीव मिलते हैं जो मिट्टी की फैक्टर को के माने जाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में योगदान भी देते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला कारक जो माना गया है वो है समय। समय अवधि जिसके दौरान मृदा जनन के प्रक्रम सक्रिय होते हैं। यानी कि ये माना गया है कि किसी मिट्टी को उसमें मृदा जनन की प्रक्रिया सक्रिय करने के लिए समय भी एक बहुत बड़ा कारक है। क्यों कहते हैं कि उचित समय आने पर ही एक अच्छा सा फॉर्मेशन बन के तैयार हो जाता है, जिसपे हम उस मिट्टी का हम उपयोग कर सकते हैं या उससे उपजाऊपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए समय समय का भी इंतजार करना पड़ता है और समय के हर मिट्टी का अलग अलग समय निर्धारित होता है। तो इसके समयावधि जिसके दौरान मृदा जनन के प्रक्रम सक्रिय होते हैं। एक निश्चित समयावधि पर मृदा जनन के प्रक्रम भी सक्रिय होते हैं। मिट्टियों के विकास में जलवायु महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपक्षय के प्रक्रमों के प्रकार तथा तीव्रता। कौन कौन से? अपक्षय के प्रक्रम, उसकी जो पूरी क्रिया है उसका प्रकार तथा तीव्रता। दूसरा है मृदा जीवों की मात्रा तथा प्रकार। मृदा जीवों की मात्रा तथा प्रकार, मृदा तापमान एवं नमी, मृदा का टेम्परेचर और उसकी आर्द्रता और जैविक पदार्थों के अपघटन की दर को प्रभावित करती है। कौन कौन सी चीजें हो गई? अपक्षय के प्रक्रम के प्रकार और तीव्रता। दूसरा मृदा जीवों की मात्रा तथा प्रकार। तीसरा मृदा तापमान एवं मृदा नमी। चौथा जैविक पदार्थों के अपघटन की दर। मिट्टियों के निर्माण में अपघटित होते हुए पौधों के अवशेष जैविक अम्लों के निर्माण के लिए पदार्थ तैयार करते हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे कि मिट्टियों के निर्माण में अपघटित होते हुए पौधों के अवशेष। जो पौधे छोटे छोटे पौधे हमारे मिट्टी में उग जाते हैं कहीं पर भी, तो उन पौधों के अवशेष भाग किस में काम आ रहे हैं? जैविक अम्लों के निर्माण के लिए पदार्थ तैयार करते हैं। जो वो पौधे होते हैं उनके अवशेष जब मिट्टी में दब जाते हैं तो वो भी जैविक अम्लों के निर्माण में पदार्थ तैयार करते हैं। वृक्ष तथा घासों जैसी वृहत वनस्पतियों के अतिरिक्त सूक्ष्म वनस्पतियां भी मिट्टियों के निर्माण में योग देती हैं। कौन कौन सी चीजें? वृक्ष तथा घास, है ना। वृक्ष यानी कि बड़े बड़े वृक्ष, घास जैसी वृहत वनस्पतियों के अतिरिक्त, इनके भी अतिरिक्त सूक्ष्म वनस्पतियां भी। वृक्ष और घास तो सहयोग देते ही हैं, लेकिन सूक्ष्म वनस्पति जो उग जाती है वो भी मिट्टी के निर्माण में योगदान देती है। सूक्ष्म वनस्पतियों में कौन कौन सी चीजें आती है? बैक्टीरिया, कवक,
शैवाल आदि सम्मिलित है। सूक्ष्म वनस्पति में कौन सी चीज़ आती है? बैक्टीरिया, कवक और शैवाल। केंचुए मृदा जीवों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और मृदा जीव कौन से होते हैं? केंचुए। और जिससे ये हमें इतनी जानकारी होती है कि केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में योगदान देते हैं। परिपक्व तथा पुरानी मिट्टियाँ जलवायु रूप में से समान क्षेत्रों में समान रूप से विकसित होती है। हमने सुना है कि जहाँ पर जलवायु समान होगी, यदि वो कोई सा भी स्थान हो, पूरे संसार में वो कोई सा भी स्थान हो, जहाँ पर जलवायु यदि समान है, जैसे तापमान, आर्द्रता, नमी, ये सब चीज़ें यदि एक जैसी मिल रही है, तो वहाँ पर मिट्टियाँ भी समान रूप से ही विकसित होंगी। एक जैसी मिट्टी वहाँ पर पाई जाएगी यदि वहाँ पर जलवायु एक जैसी है ना? अतएव समान जलवायु दशाओं में विकसित मिट्टियों का वर्गीकरण करना संभव है। तो हम इस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं कि जहाँ पर एक जैसे टेम्परेचर, एक जैसी नमी पाई जाएगी, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी मिल सकती है। यानी कि तापमान और नमी के आधार पर हम मिट्टी का प्रकार वहाँ पे बता सकते हैं। ऐसी मिट्टियों को कटिबंधीय मिट्टियाँ कहा जाता है। जब जलवायु और नमी की दशाओं के आधार पर, तापमान और नमी की दशा के आधार पर जहाँ पर एक जैसी मिट्टियाँ पाई जाएगी, तो उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं कटिबंधीय मिट्टियाँ। जहाँ पर एक जैसी मिट्टियाँ पाई जाएंगी उनको बोलेंगे कटिबंधीय मिट्टियाँ, यानी कि जोनल सॉइल कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।